यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के रिमांड की मांग सीजेएम कोर्ट से की है और अगर अतीक अहमद को यूपी पुलिस के रिमांड में भेज दिया जाता है तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम के सामने बैठा होगा अतीक अहमद और सवाल जवाबों का सिलसिला होगा शुरू। यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के लिए सवालों की एक फेहरिस्त तैयार कर रखी है। पुलिस ने अतीक को उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी बनाया है। उससे जब इस बारे में पूछताछ होगी तो बहुत सारे राज से पर्दाफाश होगा। पुलिस का मानना है कि उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड अतीक अहमद ही है और उसके इशारे पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। यानी कि उससे जब पूछताछ होगी तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और अतीक अहमद से पूछताछ इस केस में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। उमेश पाल के हत्यारे कहां हैं, ये वो सवाल है जिसका जवाब यूपी पुलिस खंगाल रखी है, क्योंकि अतीक अहमद को यूपी लाया जा चुका है। अब शूटर्स के बारे में भी जल्दी ही पता लगा लिया जाएगा, क्योंकि शूटर्स को कहां फरार होना है, क्या करना है, इसके बारे में प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। और अब अतीक के यूपी आने के बाद शूटर्स का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शाइस्ता और असद कहां छुपे हुए हैं? यूपी पुलिस की सवालों की फहरिस्त में ये सवाल सबसे ऊपर होगा, क्योंकि जो काम अतीक अपने गुर्गों से करवा सकता था उसने उस काम के लिए अपने बेटे को दांव पर क्यों लगाया। तो वहीं यह भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर शाइस्ता कहां छिपी हुई है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में सबसे अहम कड़ी है शाइस्ता। ऐसे में शाइस्ता को लेकर भी अतीक से लंबी पूछताछ हो सकती है। अब वो वक्त करीब आ गया है जब अतीक और अशरफ दोनों भाई आमने सामने होंगे। पुलिस की कोशिश रहेगी दोनों भाइयों को रिमांड पर लेने की और दोनों से आमने सामने बैठकर पूछताछ करने की। उमेश हत्याकांड से लेकर किस तरह से अपहरण उसका किया गया था, तमाम तरह के सवाल दोनों के सामने रखे जाएंगे और दोनों भाइयों में से कोई भी अगर सच को उगल देता है तो हत्याकांड की ये पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ दोनों ही भाई अब नैनी जेल में पहुंच चुके हैं। दोनों को हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है और कल उमेश पाल अपहरण कांड के फैसले की घड़ी है। लेकिन इन सबके बीच में अतीक को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल तक लाने वाली पुलिस टीम का ऑपरेशन बिना किसी परेशानी के पूरा हो गया। और वहीं दूसरी तरफ न्यूज 18 के रिपोर्टर्स ने अतीक के साबरमती से निकलने से लेकर नैनी जेल में एंट्री तक की हर तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई। करीब 24 घंटे के इस ऑपरेशन में नॉन स्टॉप कवरेज के दौरान हमारी टीम के तमाम रिपोर्टर्स का जुझारूपन भी देखने को मिला और आपको हमारी टीम की इसी जुझारू टीम के हर रिपोर्टर की जुबानी सुनवाएंगे यूपी के इतिहास की सबसे बड़े कमबैक ऑपरेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी। सीधे चलते हैं प्रयागराज की नैनी जेल, जहां अतीक के काफिले के साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं और अपना अपना अनुभव आपसे साझा करेंगे। प्रयाग की जिन सड़कों पर अतीक अहमद के खौफ को प्रयाग के लोगों ने देखा था, आज उसी प्रयाग की सड़कों पर अतीक सिर झुकाए लौट रहा था साबरमती से, इसी नैनी सेंट्रल जेल में, जहां पर आरामगाह होती थी और जहां से अतीक जो चाहता था वो करता था, जो चाहता था वो पकता था। लेकिन आज नजारा बदला हुआ था और साबरमती से लेकर नैनी सेंट्रल जेल तक किस तरीके के हालात दिखे। क्या यूपी पुलिस का यह ऑपरेशन मुख्तार अंसारी की तरह पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा? कैसे कैसे भाव में बदला, कभी बयान खौफ जदा होकर दिए तो कभी बेखौफ होकर बयान दिए। इस पूरे बयानों की मिस्ट्री भी समझेंगे। सबसे पहले शंकर आनंद जी, अतीक अहमद को आपने देखा और उसके पहले आपने मुख्तार अंसारी को भी लाए थे। क्या मुख्तार अंसारी जब घुटनों के बल आ गए थे, ऐसा ही आपने अतीक अहमद को भी देखा? देखिए, इसे एक लाइन में कहा जा सकता है, डरता है बाहुबली, डराने वाला होना चाहिए। इस मामले पर चाहे मुख्तार की बात करें या अतीक की बात करें या दुबे की बात करें, अगर आपकी सरकार की अगर मंशा और प्रशासनिक व्यवस्था की अगर मंशा क्लियर है तो इस तरह के मामले और इस तरह के ऑपरेशन लगातार होते रहेंगे। मैं लगातार आपका लाइव देख रहा था। सबसे ज्यादा अशोक को आप मूवमेंट पे नजर रखे हुए थे। आप एक बात कह रहे थे कि आजादी का अमृत काल वाली बात, तो क्या वो बात आपने देखी, आपने महसूस की कि आज अतीक वो अतीक नहीं था? देखिए, निश्चित तौर पर आप जब गाड़ी बार बार पास क्रॉस कर रही थी उस वक्त देख रहा था कि वो पलट कर देख रहा था। आप देखिए, बैरक वो गाड़ियों में जाली नुमा सीधे थे, जैसे ही सामने आती थी कोई गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तो मुड़कर देखता था। ट्रैफिक लगता था, गाड़ी रुकती थी तो देखता था बाहर कि आखिर क्या हो रहा है। ये एक खौफ था उसकी आंखों में जो बार बार देखने को मिल रहा था, गाड़ी क्यों रुक रही है, बराबर पर गाड़ियां क्यों आ रही है। अगर आगे से जाम लग जाता था तो वो मीडिया की तरफ देखता था कि लोग हैं या नहीं है। ये साफ तौर पर उसकी आंखों में खौफ था। और एक बड़ी बात,
100 मुकदमे रहे हो, 50 मुकदमे रहे हो, उस दौरान आपको जो दुख, दर्द और जो खौफ नजर नहीं आया, वो आज अतीक और उसके भाई अशरफ दोनों की नजरों में था। दोनों पूरे रास्ते परेशान थे। जब गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उस दौरान भी आप देखें तो अतीक कुछ पल के लिए सहम गया था कि आखिर गाड़ी क्यों रुक गई। वो सहम गया था, तो आशंका भी बता रहे थे कि सहम गया था। धरा, आप जिस दिन से उमेश पाल हत्याकांड हुआ उस दिन से यहाँ मौजूद है। आज आपने अशरफ को आते देखा, अतीक को हम आते देखा, क्या वैसा ही जैसा अतीक और अशरफ के बारे में सुन था वैसा ही अतीक अशरफ था या बदला हुआ? 1980 का दशक था जब प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की तूती बोला करती थी। प्रयागराज शहर में लोग उसके नाम से दहशत में रहते थे। मौजूद उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, लेकिन इस समय प्रदेश में योगी की सरकार है। वही अतीक अहमद आज इतने दहशत में था, डर में आ रहा था, अपने शहर आने के लिए खौफ खा रहा था। तो साफ कहा जा सकता है कि जब सत्ता में परिवर्तन होता है तो माफियाओं के तेवर भी पूरी तरह से बदल जाते हैं और इसका फैसला जल्द ही आएगा। आपने माफियाओं के तेवर बदलते बिगड़ते सब देखे हैं। आपने कानपुर में उस अतीक को भी देखा है जो काफिले के साथ घुसा था और कह रहा था पुलिस क्या होती है। आपने देवरिया में भी देखा कि कैसे उसने अपहरण कर लिया। पूरे इसमें मैं सिर्फ आज की घटना नहीं, आप उस अतीक को और आज जिस अतीक को आप कवर करते हुए कितना बड़ा फर्क देखा? देखिए, अतीक नाम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा माफिया है, 100 से ज्यादा उसके ऊपर मुकदमे हैं और आप उसको कोई छोटा गुंडा बदमाश ना समझें। वो माफिया है, उनकी एक एक चाल, उनकी एक दांवपेच के पीछे कोई अर्थ होता है। जब वो 2016 में सपा के टिकट पे चुनाव लड़ने की घोषणा हुई थी, वो कानपुर आया था, तब उसको ये दिखाना था कि वो बाहुबली है, रहता प्रयागराज में लेकिन चुनाव कानपुर से लड़ेगा और जीतेगा। हालांकि बाद में उसको टिकट नहीं मिला। और अगर प्रयागराज की बात कर ले तो 17 साल की उम्र उसने पहला अपराध किया, फिर यहीं पे वो निर्दलीय विधायक बनता है, फिर यहीं पर वो सांसद बनता है, फिर अपने जो उसका भाई चुनाव हारता है, उसके बाद राजू पाल मर्डर होता है, उमेश पाल मर्डर होता है, अगवा किया जाता है उमेश पाल। ये उसने एक पूरा इतिहास रच लिया यहाँ पर। लेकिन आज सत्ता बदली है, सरकार बदली है। क्योंकि अगर आप अतीक का जो कद बढ़ा उसमें कहीं ना कहीं वो सत्ता की सीढ़ी थी, सत्ता का 2017 में जब से यहां पर सत्ता बदली है तब यहां पर अपराधियों के तेवर भी बदले। चाहे एक अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी की आप बात कह लें या गैंगस्टर एक्ट का जो प्रावधान 14(1) है, उनकी संपत्ति जब्त करने की बात हो, अवैध कब्जों को गिराने की बात हो, अवैध कब्जों से मुक्त कराने की बात हो, कई तरह से माफियाओं के ऊपर वार किया गया है। और वही असर आज अतीक अहमद पर देखने को मिल रहा था। उसके 2 बेटे जेल में हैं, अली और उमर, 2 जो उसके नाबालिग बच्चे हैं वो बाल संरक्षण गृह में हैं, भाई उसका जेल में है, वो जेल में है, कल उनके ऊपर फैसला आना है, पत्नी फरार है। तो चौतरफा दबाव बनाया गया और वो दबाव अतीक पर दिख रहा था। हालांकि उस दबाव को छिपाने के लिए उसने कुछ बातें जरूर बोली। चूंकि वो माफिया है, वो अपने जज्बातों को छिपाना भी जानता है, अपनी मार्केटिंग करना भी जानता है। बिल्कुल, देखिए सर्वेश, आपने बेखौफ अतीक भी देखा और आज खौफजदा अतीक भी देखा। क्या आप मान रहे हैं कि इस अतीक की कल्पना नहीं की थी आपने? देखिए, निश्चित तौर पर मैं जब से जानता हूं अतीक अहमद को, अतीक अहमद का जो अंदाज हुआ करता था और जिस तरह से वो बोलता था, वो पहनावा था, उसकी पहचान थी। लेकिन कल जब वो साबरमती जेल से प्रिजन वैन में बैठ रहा था, उसके चेहरे पर जो शिकन थी, जो खौफ था, वो साफ तौर पर देखा जा रहा था। और जो उसका पहला बयान था कि क्या प्रोग्राम है ये मुझे पता है, मेरी हत्या हो सकती है, यानी कि वो बिल्कुल परेशान था। लेकिन जब रात गुजरी है, वो कयामत की रात थी उसके लिए, और उसके बाद जब वो सुबह पहुंचा है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। उसको लगा कि नहीं, अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा, या गाड़ी नहीं पलटेगी। तब उसका कॉन्फिडेंस आया, जिसकी बात ऋषभ कर रहे हैं कि उसने जो बयान दिए हैं बाद में, चूंकि वो माफिया है, वो जानता है कि कब, कहां और कैसे क्या मैसेज देना है। तो चूंकि वो अपने होम टाउन में आ रहा था, जहां पर 3 दशक तक उसने न केवल राज किया है बल्कि उसका एक छत्र राज था। वो यहाँ के तमाम टेंडर, ठेके और इसके साथ साथ जो स्क्रैप का कारोबार था, प्रॉपर्टी का कारोबार था, उसका एक छतराज था। कहा तो यह जाता है कि जिस जमीन पर अतीक अहमद हाथ रख देता था वो उसकी जमीन हो जाती थी। तो अतीक अहमद का वो आतंक इस शहर ने देखा है। लेकिन आज अतीक अहमद अगर आतंक के साए में जी रहा है तो उसकी वजह सिर्फ यह है कि यहाँ की सत्ता में योगी सरकार है और माफिया को मिट्टी में मिला देने की क्षमता रखने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। तो इसी वजह से आज माफिया डरा हुआ है और वो अब जेल में है। लेकिन कल जब पेशी होगी एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में, जिसमें कि उमेश पाल अपहरण कांड जो 16-17 साल पहले हुआ था, उसमें फैसला सुनाया जाना है, तो 11 बजे की वो घड़ी होगी। करीब 1 बजे तक इसमें फैसला आएगा। तो निश्चित तौर पर अतीक अहमद के खिलाफ
पहला यह मुकदमा होगा जिसमें उसे सजा होगी और निश्चित तौर पर यह जो सजा बताई जा रही है, जो कानून के जानकार हैं वो बता रहे हैं कि आजीवन कारावास या उम्र कैद या फिर मृत्युदंड तक यानी फांसी तक की सजा हो सकती है। तो अपने आप में कल का दिन बेहद अहम है, सभी लोगों को इंतजार है उस फैसले का। तो शायद है कि आज की रात नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भी ठीक ढंग से चैन से नींद भी न ले पाए और उनको इस बात का खौफ जरूर होगा कि कल क्या फैसला होने वाला है। जी अमित जी हमारे साथ हैं। अमित जी, आप कानून उत्तर प्रदेश पुलिस के प्लस माइनस को सब जानते हैं, कब अपराधी पुलिस का फायदा उठाते हैं, कब उसी पुलिस का आज आपने नकेल भी कसते हुए देखा। तो क्या मिट्टी में मिला देंगे बयान की गूंज भनक आपने अतीक के चेहरे पर देखी? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। निश्चित तौर पर इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक बहुत पुरानी कहावत थी, न खाता न बही, जो दमदार कह जाए वही सही। मगर इसके विपरीत आज देखने को मिला और सही माने में कल देखने को मिला। उसके चेहरे पे शिकन थी, डर था आंखों में, और कहीं ना कहीं वही डर की वजह है जो उसने न्यायालय में शेल्टर की बात की, न्यायालय में एप्लीकेशंस लगाई, वकीलों का एक पैनल रहा, परिवार साथ चला गाड़ियों से, रास्ते भर दहशत के साये में रहा। हर जगह जहां स्पीड ब्रेकर्स थे, जहां कोई उछलता था गाड़ी को, उसकी कहीं ना कहीं चेहरे का, उसकी बॉडी लाइन, हालांकि वो कह रहा है मैं डरा नहीं। सबसे बड़ा डरा व्यक्ति वही होता है जो कहता है मैं नहीं डरा हूं। और ये वो अतीक था, द अतीक, माफिया अतीक की जहां तक पहुंचे नजर तुम्हारी वो जमीन हमारी, जैसे सर्वेश जी ने कहा, ये अतीक का फॉर्मूला था। मगर शायद ये फॉर्मूला अब फेल हो चुका है और अब इन सलाखों के पीछे वो पूरा परिवार है जिसने दमदारी से 4 दशक तक यहाँ एक छत्र राज बनाने का प्रयास किया और अपना सिक्का बुलंद करना चाहा। आज शायद उसके जेब में एक सिक्का भी नहीं। बिल्कुल, देखिए जैसे शंकर कह रहे थे, आप लोग दिल्ली से देखते हैं, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की खबर सुनते हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, जो आपने सुना था, जो आतंक सुना था, जब आप आज पल पल उनके साथ रहे, वो आपको वो दिखा कि वो बेखौफ है, खौफजदा है? देखिए, अतीक हो या अशरफ, दोनों शुरुआत में जब जेल से बाहर आए तो उनके बयान ऐसे उनमें हेकड़ी दिखी, लेकिन जैसे जैसे प्रयागराज नजदीक आ रहा था उनके अंदर खौफ बढ़ रहा था। ये खौफ क्यों बढ़ रहा था? क्यों? प्रयागराज उनका अपना दरबार सस्ता था, यहाँ का शासन प्रशासन नतमस्तक होता था, लेकिन फिर भी खौफ बढ़ रहा था क्योंकि सत्ता बदल चुकी थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार आ चुकी थी, पुलिस एक्शन में थी, उसकी संपत्तियों पे भी कार्रवाई हो रही थी, पूरा परिवार भागा हुआ है, आधा परिवार जेल में है। तो ये एक्शन हुए। एक्शन के बाद अब जब प्रयागराज जहां उसका दरबार सस्ता था वहां लौट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे एक घबराहट थी, चिंता थी। आज की रात उसके लिए भारी होने वाली है क्योंकि वो अभी तक वो रातें नैनी जेल में जो अभी तक वो रातें बिताता था वैसी रात आज नहीं है। आज रात उसके लिए भारी होने वाली है, कई बार जगेगा, उसको नींद नहीं है। क्यों? कल 11 बजे उसे कोर्ट में पेश होना है और क्या फैसला आएगा इस पे तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन चिंता है उसके अंदर जरूर बनी हुई है कि जिस तरीके से पैरवी की गई है मामले की, उस पे कुछ न कुछ उस पे सख्त सजा उसको मिलनी तय है। ये उसके अंदर दहशत है। और जिस तरीके से उसकी अगवानी पहले जेलों में होती थी, अफसर होते थे, नतमस्तक होते थे, सत्ता का संरक्षण मिलता था, अब वैसा प्रयागराज में नहीं है। इसीलिए अपने घर यानी अपने गृह जनपद आते हुए भी उसके अंदर दहशत थी। तो आपने उस टीम, ये वो टीम है जिसने पल पल की खबर आप तक पहुंचाई, ये वो टीम है जिसने साबरमती से एक पल के लिए भी ना अतीक को छोड़ा और ना बरेली से एक पल के लिए अशरफ को छोड़ा। दोनों के बयानों का भी आपने विश्लेषण सुना और उस बयान का लब्बो-लुबाब ये है कि जो खौफ की रस्सी थी वो जल गई, यानी कि जो ताकत की हुकूमत की रस्सी थी वो जल गई, लेकिन नकली बल अभी बाकी है क्योंकि ये वो घर है जहां पर हुकूमत की थी और अब यहां पर सिर्फ दिखाने के लिए बयान है, लेकिन जो चेहरा झुका हुआ है ये वो पूरी टीम बता रही है कि वो झुका हुआ चेहरा, वो सहमा हुआ चेहरा बता रहा था कि अब अतीक घुटनों के बल पे है और उनकी हुकूमत के दिन लद गए। तो 28 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है और न्यूज़ 18 की महा कवरेज लगातार जारी है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी है।